नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका यूपीपी के इस स्पेशल सेशन में आप सबके लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो लेके आया हूं। आप सबका क्यूबिक्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हम लोग यूपीपी के ध्यान में फिर से क्लासेस जो स्टार्ट किए हैं, आपको अनुराग सर के द्वारा इसमें सूचना मिली होगी, अनुराग सर के द्वारा नोटिफिकेशन वाले वीडियो में बताया गया होगा। तो आज हम पहली बार सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूबिक्स के लिए, क्यूबिक्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और उसमें ध्यान यही होगा कि यूपीपी के जितने भी एग्जाम, यूपीपी के जो एग्जाम में आए हुए पॉलिटी के प्रश्न होंगे उसको देखा जाएगा। इससे पहले हम आपको एक चीज यहाँ बता दे रहे हैं कि आपको यूपीपी में मेरे द्वारा जो आपको इस क्यूबिक्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियो मिलेगा वो होगा टोटल कंप्लीट पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी डिटेल एनालिसिस इसको भी किया जाएगा, प्लस एमसीक्यू इसको भी करवाया जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, आप सबका, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभ्यर्थी हमारे हैं जो इस परीक्षा में लगे हुए हैं, उन सब का एक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि पुलिस और पुलिस के द्वारा जो राज व्यवस्था है, पुलिस के द्वारा जो राजस्व और राज व्यवस्था है, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको भी शुरू कराया जाए। यानी पुलिस प्रणाली जो था उसको भी पढ़ना है हमें, ठीक है। तो पुलिस प्रणाली भी आपको मेरे द्वारा मिल जाएगा। और तीसरा प्रयास होगा हमारा इतिहास यानी हिस्ट्री को कंप्लीट करने का, ठीक है। यूपीपी के रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का सेगमेंट है उसे भी हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये 3 सेगमेंट आपको मेरे द्वारा मिलेगा, इसलिए आप कंटिन्यू होकर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरे जो भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो टू द पॉइंट यूपीपी के रिगार्डिंग सबसे संभावित प्रश्नों और संभावित टॉपिकों पर आधारित होगा। ये बात मैं आज ही शुरुआत में ही आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। इस श्रृंखला में सबसे पहले आज पॉलिटी का सबसे पहला चैप्टर में लेके आया हूँ आपके लिए, जो है प्रस्तावना, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि सर इसके पहले का अगर देखा जाए तो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये चैप्टर छूटा। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये वाला चैप्टर अभी हमने नहीं आपको बताया, सीधे प्रस्तावना पे आ गए। दूसरा, इसी में आप पढ़ेंगे संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, ये भी आपका, ये 2 चैप्टर आप कह सकते हैं कि शुरुआत से, स्टार्टिंग से ये है। पॉलिटी में प्रस्तावना आप तीसरा सेगमेंट मान सकते हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको प्रस्तावना आपके यूपीपी के रिगार्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैं पहले वो दे रहा हूँ। इसके वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, संविधान सभा भी रिकॉर्ड कर लिया है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये प्रस्तावना के तुरंत बाद आपको यही वीडियोस में अपलोड करा दूंगा कि आप तीनों सेगमेंट आप तैयार कर लें। और नहीं तो फिर हम, अगर आप कमेंट कम करेंगे तो मेरी एनर्जी डाउन होगी, ठीक है, मेरी एनर्जी डाउन होगी तो मेरे पढ़ाने में आपको फर्क दिखने लगेगा। मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग के प्यार और समर्थन के बिना हम लोग इतने अच्छे से आपके लिए जो भी संभावनाएं प्रश्नों की होती है उसकी श्रृंखला बनाने में थोड़ा हमें हिचकिचाहट होती है, इसलिए ज़्यादा इसमें कुछ किसी का खर्च होना नहीं है। केवल प्रोत्साहन करिए, केवल उत्साहवर्धन करिए और समर्थन बनाए रखिए, ठीक है। तो हमने इन दोनों को भी रखा है, आप निश्चिंत रखिए, इन दोनों को भी उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल में आज हम प्रस्तावना की बात करने जा रहे हैं। आई होप आपको प्रस्तावना दिख रहा हो। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो आपके पास जो प्रस्तावना का सोर्स होगा, अगर कोई पेज है, कोई किताब है, कोई अलग कोई संसाधन आपके पास है जिसमें प्रस्तावना लिखा है, तो आप उसको अपने सामने रख लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर तो मेरे सामने है ही, इसके संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे सकारात्मक विचार के साथ। बाबा विश्वनाथ की कृपा से आप सबका सिलेक्शन हो, महादेव का नाम लेकर। चलिए प्रस्तावना, सबसे पहले पुलिस एग्जाम, यूपीपी के एग्जाम के लिए पहला चैप्टर पॉलिटी का आज से श्री गणेशाय नमः करते हैं हम लोग, ठीक है। भारतीय संविधान में सबसे पहली बार उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट किसने और कब लाया, सबसे पहली बात, ठीक है। ये जो विचार है, ये विचार किसके द्वारा लाया गया, तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पहले प्रधानमंत्री थे आपके भारत देश के, मेरे भी भारत देश के। इनके द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, याद रखिए, 13 दिसंबर 1946 में। कहां पर, संविधान सभा की बैठक में,
ठीक है। संविधान सभा की कौन सी बैठक थी ये? आप लोग इतना आसान, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से रिवाइज हो चुका है, पहले भी वीडियो मेरे पढ़े होंगे, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। संविधान सभा की तीसरी बैठक, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 1946, मिलेगा आपको, ये मैंने पढ़ाया है इसमें संविधान सभा में, इससे पहले वाले क्लास में बताया है। उसके बाद तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। अभी बताता हूं क्या होता है इसका मतलब, उद्देशिका क्या मतलब है, सब बताता हूं, अभी देखते रहिए। एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, आप देखते रहिए, आज आपको किसी प्रकार से समस्या नहीं होगी। तो लाया कब गया संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को, पहली बात तो ये जान लीजिए। उसके बाद 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले उद्देशिका का मतलब क्या होता है, या प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, ठीक है। उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है? संविधान के अंदर जो भी चीजों का वर्णन है, जो भी चीजों को प्रावधान में सम्मिलित किया गया है, उसकी एक झलक, एक आईना, एक शॉर्ट फॉर्म, एक संक्षिप्त विवरण अगर आप कहेंगे तो प्रस्तावना है। यदि किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, कि टोटल संविधान के 395 अनुच्छेद को पढ़ने का समय न हो और वो केवल इतना आकलन करना चाहता है कि प्रस्तावना को पढ़ के हम समझ सके कि अंदर क्या है, तो उसे प्रस्तावना पढ़ने पर पता चल जाएगा। यानी प्रस्तावना में वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो संविधान में वर्णित किए गए हैं, जिसका हमारे जीवन से, हमारे लाइफ स्टाइल से और हमारे संसदीय प्रणाली से, हमारी कार्यपालिका से, हमारी विधायिका से, हमारी न्यायपालिका से सबसे संबंधित है, वो सारे प्रावधान प्रस्तावना में ही शुरुआत में देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे संविधान में प्रस्तावना जो पहला है उसका यही अर्थ है केवल, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। 9 दिसंबर को क्या हुआ था तो ये आपको पता ही है। सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये तो आपको एकदम, जो स्टूडेंट मेरे साथ पॉलिटी में जुड़े होंगे उनको ये सब तो मुजवानी याद होगा, ये मेरा विश्वास है। और 11 दिसंबर को क्या हुआ था? 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष, बड़ा गजब लेकिन काम हुआ था। 2 ही काम करके देखने को आता है हम लोग को कि यही 2 काम हुआ था। मतलब एक बैठक स्थायी अध्यक्ष को एक अस्थायी अध्यक्ष को चुनने के लिए, एक स्थायी अध्यक्ष को चुनने के लिए। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हुए थे, वो कोई बताता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि केवल अस्थायी अध्यक्ष चुन के छुट्टी हो गया होगा, घर चले गए होंगे, स्थायी अध्यक्ष चुन के छुट्टी हो गया, घर चले होंगे, 2 बैठक हो गई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना के एक एक पॉइंट्स को एक एक तरीके से देखते हुए चलते हैं। अब थोड़ा सा क्लास का स्टैंडर्ड हम और ऊपर लेके चलते हैं। कहीं मान लीजिए मॉडरेट प्रश्न इस बार बनाया, तो इसलिए मैंने बोला कि पॉलिटी आपको इसलिए परेशान नहीं करेगा कि मैं यूपीपी के उस माइंडसेट को पकड़ के चल रहा हूं कि इस बार वो जो पेपर बनाएगा वो हो सकता है क्रोध में बनाए, हो सकता है थोड़ा मॉडरेट बनाए। इसलिए तो सबसे पहले आप मेरे अनुसार 2-3 वर्डों का सबसे पहले नाम जानिए। क्या क्या? एक उपनिवेश, ठीक है। उपनिवेश का क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझिए, पॉलिटी इज अ गेम ऑफ वर्ड, ये याद रखिएगा, खेल है, शब्दों का खेल है भैया। अगर आप शब्द पकड़ लिए तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा, संरक्षित राज्य, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? संरक्षित राज्य, और जो अगर आप उसमें धीरे धीरे अपने हिसाब से जो शब्द है उसका अर्थ, हमारे भोजपुरी भाषा में कहा जाता लहाएंगे, मतलब कि अंदाजा लगाएंगे, गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। और एक और वर्ड है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, संप्रभु, ठीक है, संप्रभु। चलिए, उपनिवेश को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनी। क्या बोलते हैं? कॉलोनी, ठीक है। उपनिवेश का क्या मतलब होता है आपको सोचना है। संरक्षित राज्य को बोलते हैं, संरक्षित राज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टोरेट, ठीक है, प्रोटेक्टोरेट को बोलते हैं इसको इंग्लिश में। उसके बाद डोमेनियन, डोमेनियन बोलते हैं किसको? डोमेनियन को इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही चीज है, डोमेनियन, और सॉवरेनिटी या सॉवरेन, ठीक है, इसको बोलते हैं संप्रभु को, ठीक है, सॉवरेन। अब उपनिवेश, संरक्षित राज्य, डोमिनियन और संप्रभु का क्या मतलब है इसको आपको समझना है। तो संप्रभु किसको बोलेंगे? तो देखिए, संप्रभु का मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसा देश जिसके सारे विधि, सारे कानून एक दूसरे छोटे से क्षेत्र या छोटे से टुकड़े पर
जहाँ लोगों का निवास हो, वहाँ पर वो सारे कानून सारी विधि बनाई जाती हो किसी दूसरे देश में और उसके ऊपर लागू होता हो। कहने का मतलब हम लोग क्या थे, ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी थे। यानी ब्रिटिश सरकार जो हमारे ऊपर 1947 के पहले राज कर रही थी, तो हम ब्रिटिश सरकार के क्या थे, उपनिवेश थे। कैसे? ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, दो संसद की नियम प्रणाली कहाँ है, ब्रिटेन में। तो हाउस ऑफ कॉमन मतलब आपके यहाँ का लोकसभा, लोकसभा में जो नियम और कानून बनता था वो हमारे यहाँ भारत पर लागू हो जाता था। क्यों? क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश थे, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थे। ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए विधियों को पालन करना हमारे लिए था। ऐसा कोई देश जिसके पास अपना कोई कानून, अपना कोई राइट्स ना हो, किसी दूसरे देश के कानून और राइट्स को पालन करना पड़ता है, वो उस देश का उपनिवेश या औपनिवेश भी बोलते हैं, उपनिवेश भी बोलते हैं, कॉलोनी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप आइए संरक्षित राज्य में। संरक्षित राज्य का मतलब क्या होता है? संरक्षित राज्य का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी राज्य के ऐसे अधीन में हो जो कि कानून विधि बनाने के लिए, ठीक है, कानून विधि बनाने के लिए आपको कुछ पावर मिले, कुछ पावर किसके पास हो, आपके ऊपर वाले राज्य को। संरक्षित, आपको संरक्षण दिया गया हो। जैसे संरक्षित राज्य अगर आप होंगे तो आप अपने यहाँ का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एक बेसिक एग्जाम्पल छोटे फॉर्म में समझने के लिए ले सकते हैं, पूर्ण रूप से नहीं था लेकिन समझने के लिए ले सकते हैं। क्या? भारत अपना कम्युनिकेशन, ठीक है, दूरसंचार जिसको बोलते हैं, दूरसंचार हो गया, डिफेंस सैन्य सुरक्षा, ठीक है, अपने हाथ में, समझ रहे हैं, सैन्य सुरक्षा अपने हाथ में और दूरसंचार व्यवस्था अपने हाथ में, और विधि का जो कानून का जो परिवर्तन करना है वो संसद की सारी प्रणाली अपने हाथ में। मतलब 3 या 4 प्रमुख मुद्दे इसमें ये भी होता है, दूरसंचार और विदेश मंत्री, मतलब विदेश नीतियां जो हम विदेशों से बात करेंगे वो हमारे पास रहेगा, बाकी सारे कानून उस राज्य के पास रहेंगे। वो अपने यहाँ पर लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बना सकता है, लोगों को शिक्षा का स्तर कैसे देना है, स्वास्थ्य का स्तर कैसे देना है, ये सारी चीज़ें वो बना सकता है, इंडस्ट्रीज खड़ा कर सकता है। लेकिन ये 3 चीज़ हमारे बिना वो नहीं करेगा। कौन कौन सा? दूरसंचार, सैन्य सुरक्षा, जो उसके सुरक्षा की होगी वो हमारे द्वारा होगी। वो अपने से अपने यहाँ एक मिलिट्री या अपने यहाँ एक सुरक्षा कवच नहीं बना सकता, वो हमारे ही द्वारा बनाई जाएगी। और तीसरा, विदेश नीति। जब वो राज्य किसी दूसरे देश से बात करेगा तो हमारे थ्रू बात करेगा, उसको कहते हैं संरक्षित राज्य। इसको याद रखिएगा। डोमेनियन का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो कि अपने सारे कानून विधि अपने अनुसार बनाए, लेकिन केवल कहने के लिए किसी दूसरे राज्य का उस पर क्या हो, वर्चस्व हो, केवल वो। तो आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात चल रही थी, आप देखेंगे 1919 से स्टार्ट हो जाता है, 1935 में भी आप देखेंगे। कहने का मतलब आप कानून बना सकते हैं, आप अपने यहाँ सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, सारी सुविधाएं कर सकते हैं, एक तरह से सारी चीजें आपको मिल गई होंगी, लेकिन आज़ादी नहीं है, पूरी तरह से आप आज़ाद नहीं है। कहने के लिए आपके ऊपर दूसरे राष्ट्र जैसे हम लोग के ऊपर ब्रिटेन का वर्चस्व बना रहेगा। ठीक है, ये हो गया डोमिनियन। और संप्रभु का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, और आएंगे हम आपके उद्देशिका में तो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। संप्रभु का मतलब वह देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को स्वयं से निपटारा करे, किसी दूसरे या किसी तीसरे देशों की मध्यस्थता की आवश्यकता न हो, उसको कहते हैं संप्रभु। मतलब अपने आप में प्रभु है, अपने आप का भगवान खुद है वो। संप्रभु ऐसे समझ लीजिए। संप्रभु का मतलब मैं खुद ही भगवान हूं, मुझे जिसके साथ संबंध रखना होगा दूसरे देश के साथ, बिगाड़ना होगा, वो मैं अपने देश और अपने देशवासियों से तय करवाऊंगा, किसी दूसरे तीसरे देश से मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे को संप्रभु कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रस्तावना में। ठीक है, आइए प्रस्तावना में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो आपको बता दूं केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती वाद आपको याद ही होगा। 1900 याद करिए, 1900 केशवानंद भारती 1973 सबसे बड़ा मुकदमा, कितने? 13 जजों की बेंच, 13 जजों की बेंच यानी 13 जजों का पीठ था, ऐसे समझ लीजिए। 13 जजों की पीठ ने इसमें फैसला दिया था। और क्या कहा था भैया? सबसे पहले बताओ। ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछता है किस संविधान का भाग है, आपसे प्रश्न पूछता है कि किस वाद में
प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना गया, इसलिए पहले ही लिख दिया मैंने केशवानंद भारतीवाद 1973, जो सबसे बड़ा अभी तक का मुकदमा था, जिसमें सबसे बड़ी बेंच या पीठ बैठी थी न्यायाधीशों की। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कहा था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इस बात को याद रखिएगा। इससे पहले की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सबसे पहले इसको लिखा है, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो इससे पहले बहुत लोग का कमेंट शुरू हो जाएगा कि सर जी इसके पहले वाला छोड़ दिए, तो वो भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, बेरूबारीवाद, बेरूबारीवाद 1960, इसमें क्या कहा था? इसमें निगेटिव बोला था, संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है। ठीक है, इसी को मतलब भाग प्रस्तावना को संविधान का नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा। और मात्र 13 साल बाद केशवानंद भारती में अपने ही जजमेंट को रिपील करते हुए, अपने ही जजमेंट को क्या करते हुए, उसमें लगाते हुए कि अपने ही हम जजमेंट को क्या कर रहे हैं, पुनर्समीक्षा कर रहे हैं, और संविधान का भाग प्रस्तावना को माना था। तो एक में नहीं माना, एक में माना। किस में माना ये याद कर लो, किस में नहीं माना ये याद कर लो। ठीक है, ये बात आपको याद हो गई होगी। अब देखो एसआर बम्बई, बम्बई मत करना, बम्बई। ठीक है, एसआर बम्बई वाद, एसआर बम्बई वाद जो था, इसमें आपको बोला गया था कि प्रस्तावना, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना क्या है? संविधान, प्रस्तावना संविधान की आधारभूत, संविधान की आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रस्तावना है, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसमें? एसआर बम्बई वाद में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा। आपको मैं जितनी भी चीजें दे रहा हूं इसको मैं नोट्स में बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, अब अगर आप इससे संबंधित इससे संबंधित और कुछ देखेंगे तो देखिए के.एम. मुंशी। ठीक है, जब संविधान सभा पढ़ेंगे तो और तगड़े तरीके से बताऊंगा आपको। के.एम. मुंशी क्या थे? के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक, क्या कहा है? के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठीक है, किसको कहा है? प्रस्तावना को, याद रखिएगा, जन्मपत्री कहा है, पॉलिटिकल। अच्छा ठीक है, चलिए आइए, थोड़ा सा इंग्लिश वाले भी होंगे, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, के.एम. मुंशी ने कहा है। दूसरी बात, के.एम. मुंशी ने, और एक बात याद रखिए, यहीं पे आपको हो सकता है कंफ्यूजन होने लगे, तो भीमराव अम्बेडकर के लिए तो संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32, याद रखिएगा। चलिए, अब इसके अलावा जो भी चीजें हैं प्रस्तावना में क्लियर होती चलेगी। सबसे पहले तो प्रस्तावना पढ़ने का तरीका समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा से ज्यादा मिलेनियर वाले लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन प्रस्तावना पढ़ने नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखिए ये लॉ का एक सेगमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ का सेगमेंट है। 2-4 किताबों को पढ़ के, 2-4 वीडियो को पढ़ के आ जाते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने, उनको ये तरीके नहीं पता होते हैं। आप भी इसको समझिए, क्योंकि आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। वो ठीक है, सफलता मिलेगी, वर्दी मिलेगी, उसको तो मिलना ही है, कौन रोक लेगा, उसमें कोई नहीं है, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए। कल को किसी के सामने आप झुकें, इसका तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिए, जितने जगहों पे कॉमा लगा है, आप भी किताब रखे होंगे, आपको भी दिख रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा समय बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अगर हो जाए तो चलिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम आपको बता रहे हैं जो चीज़ें, उसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो जितने कॉमा हैं उसको गिन लेना। एक एग्जाम में अभी तक आया, उसके अलावा कभी नहीं आया, कितने प्रस्तावना में कितने कॉमा कितने स्थानों पर है, इसको एकदम काउंट कर लेना अच्छे तरीके से, पहले बता दे रहा हूं। अब पढ़ना कैसे? हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, गलत है। जहां कॉमा दिया वहां रुको, वही देख लेना। बड़े बड़े लोग पढ़ा रहे हैं, कौन रुकता है? हम, कौन? हम भारत के लोग, ऐसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। अब इसको तोड़ेंगे और एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, ठीक है। हम, ये तो आप समझ ही रहे हैं, सॉरी।
हम का क्या मतलब है आप समझ ही रहे हैं, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है। हम और आप दोनों लोग हैं, मतलब हम और आप दोनों लोग नहीं हैं, जितने लोग देखेंगे सब है हम भारत के लोग। भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, कहने का मतलब फिर वही बात, भारत को ऐसा बनाएंगे कि वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को क्या करेंगे, स्वयं ही सॉल्व करेंगे। हमारी संसद सॉल्व करेगी, हमारे यहाँ के विधि के द्वारा सॉल्व होगा, किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब समझ लो पहले। समाजवादी, ठीक है, समाजवादी मार्क्सवादी, दो विचारधारा आपको समझा दूं। देखो, समाजवादी मार्क्सवादी, समाजवादी का मतलब बाद में, मार्क्सवादी का मतलब पहले। मार्क्सवादी का मतलब यह होता है किसी भी समाज में समानता लाने के लिए बलपूर्वक, समानता लाने के लिए बलपूर्वक समानता लाने का प्रयास करना। मार्क्सवादी विचारधारा। एक पूंजीवादी भी है, लेकिन वो आपको नहीं समझना उतना। पूंजीवादी मतलब पूंजीवादी वो हो गया जो पूंजी लगाया हुआ उसके लिए सारे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को अर्जित करना, ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसी योजना बनाना, पूंजीवादी का मतलब वो है। मार्क्सवादी का ये अर्थ है कि किसी भी समाज में असमानता है और उस समाज में असमानता हटाना है तो बलपूर्वक बंदूक की ताकत पर क्या हो, समानता लाने का प्रयास हो। आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 100-500 लोगों का समाज है, 500 लोगों का समाज है, उसमें 5 लोग अमीर हैं, 495 लोग गरीब हैं। तो ऐसा हुआ कि 495 लोगों ने एक अपना गरीबों के बीच में से एक नेता चुन लिया, एक अपना प्रतिनिधित्व करने वाला, एक लीडरशिप वाला व्यक्ति चुन लिया और उसको भेज दिया उन 5 के पास 100 लोगों के साथ, और वो जाके लूट लिए, और लूटने के बाद उस सारे पैसों को 500 लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इस प्रकार के तुरंत अचानक सडनली क्या हो गए, सब लोग समान हो गए, सब लोग के पास इक्वल पैसे आ गए, सब लोग के पास संसाधन पहुंच गए। इस तरह की विचारधारा, इस तरह के प्रयास को मार्क्सवादी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्या समाजवादी, हमारे भी देश में बहुत सारी असमानता हैं, तो हम उन असमानताओं को धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से धीरे धीरे उन वर्गों को जो सबसे पिछड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा असमान हैं, उन सबको धीरे धीरे उनका उत्थान करेंगे। इस व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। पहले समझ लीजिए ये दोनों चीज़ें, ठीक है। दोबारा मुझे समझाने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझाऊंगा। आगे देखिए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का सीधा सीधा मतलब है कि संविधान, संविधान से मतलब है इसका, याद रखिएगा, संविधान क्या नहीं करता, किसी विशेष प्रकार के धर्म, किसी विशेष प्रकार के समुदाय, किसी विशेष प्रकार के वर्ग का समर्थन नहीं करता। यूपीएससी ने पूछा कि संविधान पंथ निरपेक्ष शब्द को लेके पूछा, संविधान किसी विशेष वर्ग, विशेष धर्म, किसी विशेष समुदाय का समर्थन नहीं करता, या करके उसी के साथ जोड़ दिया था, विशेष वर्ग या विशेष धर्म का विरोधक है नहीं, न विरोधक है न समर्थक है। इस बात को याद रखिएगा। अगर हम आपकी बात का समर्थन नहीं करते और न कुछ बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम आपका अगेंस्ट भी तो नहीं किए। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। पंथ निरपेक्ष का मतलब संविधान का कोई अपना एक धर्म, एक विशेष पंथ या विशेष समुदाय, विशेष वर्ग का लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो समर्थन उसको करेगा। ठीक है, संविधान के प्रावधान आप देखेंगे तो लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब आपको सिंपल सी पता है, आप अपने यहाँ के शासन व्यवस्था, विधायिका जो आप पर राजतंत्र नहीं है, आप पर लोकतंत्र व्यवस्था होगी, जो आप पर राज करेंगे या आप पर एक तरह से आपके सेवक होंगे, उनको आप अपने मतदान के द्वारा चुनेंगे। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी वाला सिस्टम होगा। एक निश्चित समय अवधि के बाद आप उनको क्या करेंगे, हटाएंगे उनके पद से और चुनेंगे। गणराज्य, आपके यहाँ का सबसे बड़ा पद जो होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, आपके यहाँ जो सबसे बड़ा पद है, कौन सा सबसे बड़ा पद है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, माननीय राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो पद है वो गणराज्य को बताता है। मतलब क्या होगा कि आपके यहाँ रिपब्लिक, एक तो राज्यों का समूह, दूसरा जो सबसे बड़ा पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, चुनाव के द्वारा, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष, लेकिन चुनाव के द्वारा। ये नहीं कि एक खानदान, एक परंपरा, एक रीति, एक रिवाज चली आ रही है, उसी का लड़का, उसी का पुत्र बनता हुआ उस पद पर जाएगा, ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर वो ऊपर का बात आपको समझना था, वो आपसे कूट वाले प्रश्न में कभी कभी पूछ देता है।
अब आपको समझना है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की, याद रखिएगा। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी 3 प्रकार की न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है। दूसरी बात, सामाजिक पहले वर्ड आएगा, आर्थिक दूसरा, राजनीतिक तीसरा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। संतोष सर, 100 पहले आएगा, आर्थिक उसके बाद राजनीतिक। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। मेरा नाम का 100 पहले आएगा, अनुराग सर का दोबारा आएगा और राम सर का तिबारा आएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने टाइप की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। विचार, अभिव्यक्ति, अपनी बात को कह सकें। विश्वास, आप जिस पे विश्वास करते हैं, जिस धर्म पे उसकी उपासना कर सके, इन चीजों की आपकी स्वतंत्रता मिली हुई है। इस बात को याद रखना है आपको। अब इसका भी क्रम आपको याद रखना है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने प्रकार की समता? भैया 2 प्रकार की समता। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे, एमसीक्यू लगा डालिएगा, कोई प्रश्न बचेगा तो बताइएगा।